हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स क्या क्या हैं और टाइप्स ऑफ वॉल्व्स क्या हैं। जो वॉल्व्स यूज़ करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कि आप कैसे जो है फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे। उसके उसके डिफरेंट मेथड्स हैं फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के। पहला मेथड आता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको आप कांस्टेंट मानते हैं। कि सपोज इस साल जितनी ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, तो आप ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी उतनी ही ग्रोथ होगी, ठीक है। एंड एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड, और कितनी एवरेज इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन में उसको कंसीडर करते हैं ओवर द प्रेजेंट पॉपुलेशन टू फाइंड द फ्यूचर पॉपुलेशन। सपोज आप अगर टी इक्वल टू टी नॉट टाइम पे आपने देखा कि जो पॉपुलेशन थी वो उस समय पी नॉट थी, ठीक है। फिर आपने देखा कि थोड़ा टाइम इंक्रीज हुआ, टी वन टाइम हुआ टी नॉट से, तो उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो आपकी एक्स बार यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू सपोज 100 थी इनिशियली, और अगले साल 10 पॉपुलेशन और बढ़ गई, तो आपने एक मान लिया कि जो एवरेज इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक्स बार हो रहा है। फिर अगर आपने देखा कि उसके अगले साल की अगर आप बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो जो P2 है वो पिछले साल से फिर एक्स बार इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले साल P1 था उसमें एक्स बार इंक्रीज हो गया। तो फाइनली जब आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा पी नॉट प्लस 2 एक्स बार। फिर इक्वल टू टी थ्री पे अगर आप बात करेंगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पिछले साल से एक्स बार इंक्रीज हो जाएगी। यानी पिछले साल P2 थी उसमें इंक्रीज हो गई एक्स बार, तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे क्या आ जाएगा पी नॉट प्लस 3 एक्स बार। तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं टी इक्वल टू टी एन, यानी nth टाइम पे जो है क्या हुआ, तो nth टाइम पे जो पॉपुलेशन होगी वो इनिशियल पॉपुलेशन की, जैसे कि अब 1 पे देख रहे हैं तो 1 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 पे देख रहे हैं तो इनिशियल पॉपुलेशन जो थी उसका 2 टाइम्स एक्स बार इंक्रीज हो गया, 3 पे 3 एक्स बार, तो पी नॉट पे क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस एन एक्स बार। तो इस टाइप से जो है एन टाइम्स पे आप पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ 5 डेकेड फ्रॉम 1930 टू 1970 आर गिवन इन टेबल। टेबल में ये पॉपुलेशन गिवन है। फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 एंड 3 decades beyond the last known decade by using arithmetic increase method। arithmetic increase method से आपको बताना है कि जो लास्ट आपकी डेकेड का गिवन है उसके 1, 2 और 3 डेकेड के बाद जो है कितनी पॉपुलेशन रहेगी। तो इधर टेबल में आपको ईयर गिवन है और इधर आपको जो है पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। तो आपको ये कह रहे हैं कि जो 1930 है, 1930 में 25,000 जो है पॉपुलेशन थी। फिर 1940 में जो है पॉपुलेशन 28,000 हो गई। 1950 में जो पॉपुलेशन है वो आपकी 34,000 हो गई। फिर 1960 में आपने देखा, फिर उसके 10 साल बाद देखा ये कांस्टेंट वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं, जैसे 40, 50 से 60। तो इसमें जो पॉपुलेशन है वो आपकी 42,000 है। और 1970 ये लास्ट नोन डेकेड है जब आपने फाइंड किया था, तो उस टाइम पॉपुलेशन 47,000 थी। तो लास्ट नोन डेकेड से 1, 2, 3 उसके आगे के 1, 2, 3 डेकेड के बाद पॉपुलेशन आपको पूछी है, तो आपको पता है कि आप क्या निकाल सकते हैं। ये देख लेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि आपको एवरेज इंक्रीज चाहिए कि कितना हर साल एवरेज में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो गया, तो आपने देखा कि 1940 में 25 से 28 हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई 3,000। फिर उसके बाद 1950 में कितनी इंक्रीज हो गई, आपने देखा कि 34 माइनस 28 यानी 6,000 इंक्रीज हो गई। फिर 8,000 इंक्रीज हुई, फिर 5,000 इंक्रीज हुई। तो आपने देखा कि टोटल कितना हो गया 22,000। तो एवरेज इंक्रीज कितनी हुई, तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 22,000 डिवाइडेड बाई, सबको 4 को डिवाइड कर दें 4 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज जो इंक्रीज हुई है वो 5,500 हुई है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि पॉपुलेशन फाइंड करनी है आफ्टर 1 डेकेड, यानी कि 1 डेकेड के बाद क्या होगी, तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 डेकेड, डेकेड मतलब होता है 10 साल का जो ड्यूरेशन है, 1 डेकेड बियॉन्ड 1970, यानी 1970 के बाद 10 साल बाद, यानी 1980 में जो पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आपको ये फाइंड करनी है। पी 1980 में जो है फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आपको पता है कि उससे पहले की जो पॉपुलेशन है, यानी पी 1970 में जो पॉपुलेशन है उसमें अगर 1 इंटू एक्स बार कर दें तो आपको 1980 में मिल जाएगी।
तो P 1970 में 47,000 थी, उसमें एवरेज इंक्रीज कितनी हुई 5,500, तो ओवरऑल पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी 52,500। ठीक है। सेम सेकेंड आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 डेकेड, 2 डेकेड के बाद बियॉन्ड 1970, यानी कि P 1970 में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, सॉरी 1970, 19 जो है 90 में आपको चाहिए, 2 डेकेड 1990 हो गया। तो आपको पता है P 1970 में जितनी थी उसमें अगर 2x बार कर दें तो 2 डेकेड के बाद मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितनी है 47,000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x बार यानी 5,500, तो आपको 1990 में जो पॉपुलेशन है वो 58,000 मिल जाएगी। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड, 3 डेकेड के बाद आपको पता है P 1990 है, P 2000 में कितनी होगी, तो P जो 1970 में थी यानी 47,000 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x बार, 3 और x बार की वैल्यू है 5500, तो आपको 2000 में जो पॉपुलेशन है वो 63,500 मिल जाएगी। तो इस टाइप से अर्थमेटिक इंक्रीज का मतलब है कि जो एवरेज इंक्रीज है वो कांस्टेंट मान लिया कि हर साल इतनी इंक्रीज, हर साल जैसे कि अब यहाँ पे क्या है डेकेड में दे रहे हैं, तो हर डेकेड में जो है एवरेज इंक्रीज इतना हो रहा है, तो आप देख लेंगे कि 1 डेकेड के बाद कितना है, 2 डेकेड के बाद कितना है, 3 डेकेड के बाद एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड कहलाता है या कंपाउंडिंग मेथड कहलाता है। तो इन दिस मेथड आल्सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी कितनी ग्रोथ रेट हो रही है पॉपुलेशन की वो आपने कांस्टेंट मान ली, बट इंक्रीज इज कंपाउंडेड टू कंप्यूट द फ्यूचर पॉपुलेशन। जो इंक्रीज हो रहा है फ्यूचर पॉपुलेशन का वो कंपाउंडेड है। जैसे कि सपोज इनिशियल पॉपुलेशन अगर आप देखें T इक्वल टू टी नॉट पे, तो जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी P नॉट थी। फिर आपने देखा T इक्वल टू T1 पे जो पॉपुलेशन है वो P1 होगी, तो वो फ्यूचर ग्रोथ रेट यानी जो ग्रोथ रेट है सपोज वो है R, तो यानी कि P नॉट का R% जो है वो इंक्रीज हो गया, तो ये आपकी ग्रोथ रेट हो गई। तो इसको अगर आप कॉमन ले लें तो P नॉट इंटू 1+R आ जाएगी। फिर आपने देखा T इक्वल टू T2 पे, तो जो पॉपुलेशन है वो P2 है, यानी वो P1 का R% इंक्रीज हो गई। तो इनिशियल क्या थी P1 प्लस P1 का R%, तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे P1 1+R और इसकी वैल्यू P1 की ये पुट कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा P नॉट इंटू 1+R²। तो इस टाइप से अगर आप T इक्वल टू Tn पे बात करें तो पॉपुलेशन क्या आ जाएगी P नॉट इंटू 1+R⁴n। तो क्या हो रहा है कि कंपाउंडेड हो रही है, यानी कि जितनी पिछले साल थी उसकी R% इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट ईयर पिछले साल की R% इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप से एक कंपाउंडेड आप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि x बार इस साल इंक्रीज हुई तो इस बार भी x बार ही हुई, इस बार पिछले साल की x बार इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ग्रोथ रेट के दो मेथड हैं। एक तो अर्थमेटिक मीन मेथड हो गया कि जो भी अलग अलग ग्रोथ रेट गिवन है उन सब का आपने एवरेज ले लिया और बाई n कर दिया, तो इससे जो है अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक, यानी कि आपने मीन लेके फाइंड कर दिया। दूसरा ग्रोथ रेट का मेथड होता है कि जो भी ग्रोथ रेट गिवन है हर साल R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, तो उनकी पावर 1/n कर दीजिए, तो ये आपका कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन मेथड। यानी इस मेथड के थ्रू जो है आप ग्रोथ रेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आती है पॉपुलेशन की उसकी ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा रहती है हमेशा। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि ज्योमेट्रिक मीन मेथड से आपको कैसे फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, तो कंप्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2000 एंड 2006, 2 साल की बतानी है, एक 2000 में बतानी है 2006 में। अ सिटी हुज पॉपुलेशन इन द ईयर 1930, यानी कि उस सिटी में 1930 में जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी और 1970 में जो पॉपुलेशन थी वो आपकी 47,000 थी। ठीक है, तो आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करके बताना है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको पता है कि 1930 से 1970 के बीच के जो डेकेड्स हैं 40, 50, 60 उनकी वैल्यू मिसिंग है। तो आप ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है लगाना, ज्योमेट्रिक मीन मेथड कि आप उनको एवरेज ले लें या ग्रोथ वो निकाल लें।
तो फाइनली क्या होता है, एक कांस्टेंट डेटा गिवन होना चाहिए, जैसे 30 है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, देन 70, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो आप इस केस में क्या करते हैं, आर की जो वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि टी P2 अपॉन P1 माइनस 1। जैसे कि सपोज 30 से 40 कितने डेकेड्स हो गए, 40, 50, 60, 70, यानी 4 डेकेड्स के बीच का डेटा है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और लास्ट पॉपुलेशन कितनी थी, 47,000, और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000। -1 कर देंगे तो आपको ये ग्रोथ रेट मिल जाएगा। तो 17.095% पर डेकेड ये वैल्यू ग्रोथ रेट की आ गई, यानी हर डेकेड में जो है इतना ग्रोथ रेट हो रहा है। क्लियर है। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी 0.1709 होगी, तो इसको परसेंट में निकाल सकते हैं 17.095। अब आपको क्या निकालना है, 2000 में पॉपुलेशन कितनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर n टाइम में पॉपुलेशन निकालनी है तो इनिशियल पॉपुलेशन में 1 + r/100 टू द पावर n कर देते हैं। तो आपको पता है P2000 निकालना है, 2000 में पॉपुलेशन कितनी थी, 2000 में। तो आपको पता है लास्ट डेकेड कौन सा गिवन है, 1970, यानी P1970 में जितनी पॉपुलेशन थी 1 + r ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। तो 70 से 2000 कितने डेकेड हो गए, 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। तो इस टाइप से आप 2000 में निकाल सकते हैं। P1970 में 47,000 थी, 1 + r आपका है कि 17.095%, यानी कि 17.095 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n 3, या 1 + r टू द पावर n, तो डायरेक्टली आप पॉइंट्स में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2000 में पॉपुलेशन है वो आपकी आ जाएगी 75,459। सिमिलरली आप 2006 में निकाल सकते हैं, तो P1970, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि P1970 है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल कितने डेकेड हो गए, कि एक तो 6, यहाँ पे यानी कि 2000 तक कितने डेकेड हो गए, 3, और यहाँ 2006 तक 3.6 डेकेड हो गए। तो फाइनली आप क्या लगा सकते हैं, P1970 1 + r टू द पावर 3.6। तो यहाँ पे 47,000 1970 में पॉपुलेशन है, 1 + डायरेक्टली r/100 है, डायरेक्टली r की वैल्यू पॉइंट्स में रख दीजिए, 0.17095 टू द पावर 3.6। तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 82,954। ध्यान रखिएगा एक डेकेड जो होता है वो इक्वल होता है 10 ईयर्स के, ठीक है। तो आपको यहाँ डेकेड में वैल्यू देख रहे हैं कि 30 के बाद 40 एक डेकेड हो गया, फिर 40 के बाद 60। तो यहाँ पे आपको 2006 में चाहिए और ये 70 है, तो 70 से 2000 यानी 80, 90, 100, ये तो 3 डेकेड हो गए, और 6 तक तो 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.6 डेकेड ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 3.6 डेकेड। क्लियर है। तो इस टाइप से जो है आप पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हैं बाई ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ टाउन बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर द ईयर 2011। तो यहाँ पे आपको जो है पॉपुलेशन गिवन है, ईयर गिवन है, और यहाँ पे आपको ये पॉपुलेशन गिवन है। तो ईयर जो है 1951, 1961, 1971, 1981, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपको 2011 में जो है पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है। 1951 में जो गिवन है वो 93,000 है, P इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो 93,000 हो गई। 1961 में जो पॉपुलेशन है वो 111,000 गिवन है। 1971 में पॉपुलेशन 132,000 और 1981 में 161,000 पॉपुलेशन गिवन है। तो आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के थ्रू 2011 में पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर आपने देखा कि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि ये ग्रोथ रेट हो गया कि कितनी ग्रोथ हो रही है परसेंटेज में। तो आप देख सकते हैं कि 93 से 111, तो कितनी ग्रोथ हो जाएगी, कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल ग्रोथ कितनी हो गई, यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन 18 हो गई इनके बीच में। टोटल इनिशियल कितनी थी, 93 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 19.35% जो है इंक्रीज हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 111 से 132 यानी 21 इंक्रीज हुई। तो ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 21, इनिशियल कितनी थी 111, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी हो गई नेक्स्ट ईयर 1971 में 18.92%। पिछले साल से इतनी ग्रोथ हो गई। इसमें पिछले डेकेड से कितनी ग्रोथ हुई,
यानी 130 टू 161 यानी 29 ग्रोथ हो गई, डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट जो आ गई वो 21.97% आ गई। तो आपको जो है कांस्टेंट ग्रोथ रेट फाइंड करना है। तो जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट होती है वो क्या होगी, आर जिसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू आप ये मान लेंगे कि कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है हर डेकेड में इतनी। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आप ज्योमेट्रिक मीन लगा देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जैसे कि ये 3 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, रूट ऑफ 3 ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, इंटू R1 R2 R3, जैसे कि 19.35 इंटू 18.92 इंटू 21.97। तो इनका जो है आपने क्यूब रूट निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 20.03% पर डेकेड। यानी ओवरऑल एवरेज डेकेड में कितना इंक्रीज हो रहा है, 20.03%। तो अब आप निकाल सकते हैं, किसी भी ईयर का पूछ लें, पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 या आर टू दी पावर एन। तो आपको निकालना है पी 2011 का। तो इनिशियली कितना गिवन है, पी 81 इंटू 1 प्लस आर जो ग्रोथ रेट है अपॉन 100 टू दी पावर एन। कितने डेकेड हो गए, 81 से 2011 तक, 91, 2001 और 2011 यानी 3 डेकेड हो गए। तो यहाँ पे 81 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 161,000 इंटू 1 प्लस 20.03 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर 3। तो ओवरऑल 2011 में जो पॉपुलेशन आ जाएगी 278,417। ठीक है, ये 1000 में है, 161,000, इसलिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ओवरऑल पॉपुलेशन आ जाएगी 278,417 इन 2011। अब नेक्स्ट मेथड आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको आप कांस्टेंट एज्यूम नहीं करते, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस मेथड में आप क्या करते हैं, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज कंसीडर करते हैं ओवर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ उसमें भी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंटल हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, वो आप कंसीडर करते हैं टू कंप्यूट दी फ्यूचर पॉपुलेशन। जैसे कि सपोज एक टाइम है, इनिशियल टाइम टी नॉट पे जो पॉपुलेशन थी वो पी नॉट थी। ठीक है, फिर आपने देखा टी इक्वल टू T1 पे जो एवरेज इंक्रीज हुई पॉपुलेशन वो एक्स बार थी, उसमें भी कितना इंक्रीमेंट हो गया, यानी एक्स बार पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ वो आपने वाई बार मान लिया, उसको कंसीडर कर लिया। फिर टी इक्वल टू T2 पे आपने देखा तो ये P1 हो गई, तो P2 पे जो होगा P1 में कितना एवरेज इंक्रीज हुआ, सपोज एक्स बार हुआ, उस पे भी इंक्रीमेंट पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 बाई बार। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, पी नॉट प्लस 2x बार प्लस 3y बार। सिमिलरली टी इक्वल टू T3 पे आप देखते हैं तो P3 जो पॉपुलेशन आएगी वो P2 पे कितना एवरेज इंक्रीज हुआ और इस इंक्रीमेंटल पे भी कितना इंक्रीमेंट हो गया, 3y बार। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट प्लस 3x बार प्लस 6y बार। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप t इक्वल टू टी एन टाइम पे जो है कोई पॉपुलेशन पी एन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है कि पी एन माइनस 1 यानी उससे पहले की जो पॉपुलेशन प्लस एक्स बार प्लस एन वाई बार। जैसे 3 था तो 3y बार, n है तो ny बार। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई बार। तो ये फॉर्मूला फाइनल बन के आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के थ्रू। देख लीजिए एक न्यूमेरिकल कि एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। इस मेथड के द्वारा आपको पॉपुलेशन एस्टिमेट करनी है सिटी की 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन गिवन है, ईयर गिवन है, इधर जो है पॉपुलेशन गिवन है। तो ईयर है 1940, फिर 1950, फिर 1960, 1970 एंड 1980। तो जो पॉपुलेशन गिवन है 1940 में वो है 237, 98, 624। फिर उसके बाद 1950 में है 469, 78, 325। फिर 1960 में जो पॉपुलेशन है 547, 86, 437। 1970 में सपोज पॉपुलेशन है 634, 67, 823, 690, 77, 421। तो ये पॉपुलेशन अलग अलग डेकेड्स में गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखेंगे, इंक्रीमेंट ओवर द इंक्रीज, यानी जो इंक्रीज हुआ है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो आपका कहलाता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीमेंट में भी कितना इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो सपोज
आपने देखा कि 1940 में इतनी थी, 1950 में इतनी है, तो कितनी इंक्रीज हो गई, इनमें से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल आ जाएगी 231,79,701। फिर आपने देखा 1960 से 1960 में 1950 से कितनी इंक्रीज हो गई, तो 78,08,112। फिर 1970 में 1960 से इंक्रीमेंट हुआ 86,81,386। फिर 1980 में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 56,09,598। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज यानी कि जो इंक्रीज हुई है इसमें भी कितना इंक्रीज हुआ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ तो ये था 231,79,701, इससे ये पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो इनके बीच में वैल्यू ले लेते हैं, कितनी आएगी, माइनस में 153,71589। तो ये डिक्रीज आ गई, यानी इंक्रीमेंटल इंक्रीज में अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इन दोनों में अगर डिफरेंस लेंगे तो प्लस में आ जाएगी 8,73,274, और इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, कितनी आ जाएगी, 37,1788। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे टोटल फाइंड कर लीजिए, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 452,78797। और यहाँ पे जब इनका टोटल करेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में, और ये माइनस में है, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में आ जाएगी 175,70,103। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ पे एक्स बार निकाल सकते हैं। एक्स बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो एवरेज इनका ले लीजिए, तो 452,78797 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज हैं, 4। ठीक है, तो एक्स बार की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 11319,699। अब यहाँ पे वाई बार निकालना है, तो वाई बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीज इन, यानी एवरेज जो टोटल पॉपुलेशन है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तो ओवरऑल ये कितनी आ गई, 175,70,103 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज है, 3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई बार की, कितना आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस में है तो माइनस में आएगी 5856,701। तो अब आपको फाइंड करना है 2000 में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो P इन 2000 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P नॉट, यानी P जो 1980 में है प्लस ओवरऑल कितने डेकेट्स हो गए 1980 से 2000, 2 डेकेट्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है, एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। तो ओवरऑल P 1980 में पॉपुलेशन है 690,77,421 प्लस एन, यानी 2 डेकेट्स हो गए इनके बीच में, 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू आपको पता है 113,19,699 प्लस एन की वैल्यू है 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बाई बार। तो बाई बार की वैल्यू है माइनस में 5856,701। ठीक है, तो ओवरऑल 2000 में जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 741,46216। तो इस टाइप से इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की हेल्प से जो है आप ये पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो मेथड है लॉजिस्टिक मेथड। तो इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है कंसेप्ट। इसमें सपोज t इक्वल टू टी नॉट पे जो पॉपुलेशन है वो आपने मान ली p इक्वल टू पी नॉट है, फिर t इक्वल टू टी वन पे जो पॉपुलेशन है वो p इक्वल टू पी वन आई, और t इक्वल टू टी टू, तो ये होगा, आप कंसीडर करेंगे 2 टाइम्स ऑफ t1, तो इस केस में जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी p2। तो जो पॉपुलेशन आती है एट टाइम t, कोई भी टाइम t पर जो पॉपुलेशन निकालना है उसका फॉर्मूला होता है ps अपॉन 1 प्लस m ln इनवर्स एन टी। ठीक है, तो ln मतलब है लॉग बेस ई में आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर कहीं पर लॉग लिखा होता है तो लॉग मतलब होता है बेस 10, ठीक है, ln मतलब होता है बेस ई। तो ये फॉर्मूला है किसी टाइम t पर निकालने का। तो जहाँ पर m की वैल्यू क्या होती है, m इक्वल टू होता है पी एस माइनस पी नॉट, ये वैल्यू ये पता है, ये 3 वैल्यूज आपको पता है, तो पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। ठीक है, ये m हो गया। उसके बाद n आपको पता है, n कांस्टेंट है, n इक्वल टू क्या है, t आपको पता है जिस ड्यूरेशन में जिस आर में निकालना है, n इक्वल टू हो गया 1 अपॉन t1 ln p नॉट पी एस माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी वन पी एस माइनस पी नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है n की आ जाएगी। उसके बाद अब आपको पी एस की वैल्यू चाहिए, पी एस अननोन है, तो पी एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर पी नॉट प्लस पी टू डिवाइडेड बाई पी नॉट पी टू माइनस पी वन स्क्वायर।
तो इसलिए लॉजिस्टिक मेथड कहलाता है, जिसमें आप एम्पिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से जो है पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स यूज्ड इन पाइप सिस्टम। आप किस टाइप के कितने टाइप्स के वॉल्व्स यूज़ करते हैं। तो सपोज ये कोई रिजर्वायर है और इस पाइप के थ्रू जो है आपको यहाँ तक वाटर ले जाना है, तो ये आपने पाइप कुछ इस टाइप का यूज़ किया। तो हमेशा जैसे कि सपोज यहाँ पे ये वाटर फिल था, यहाँ से वाटर एंटर हुआ, तो हमेशा पाइप का इसे समिट पॉइंट जो टॉप पॉइंट होता है, जैसे ये टॉप पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप पाइप का सबसे ऊंचाई पे ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर हमेशा आप गेट वॉल्व या स्लुइस वॉल्व को यूज़ करते हैं। ये गेट वॉल्व या स्लुइस वॉल्व होता है, ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज वॉल्व्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप्स बाई डिवाइडिंग इट टू नंबर ऑफ सेक्शन। डिफरेंट सेक्शंस में आपने डिवाइड कर दिया, जैसे ही समिट आया तो वहाँ पर आपने गेट वॉल्व प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि प्रॉपर फ्लो जो है रेगुलेट रहे। दीज आर जनरली प्लेस्ड एट समिट पॉइंट इन द पाइप सिस्टम, हमेशा टॉप पॉइंट पे प्लेस करते हैं। इसके बाद इसके लेफ्ट साइड जो है हमेशा एयर रिलीफ वॉल्व लगाते हैं, जिससे कि एयर जो है वो इसमें एंटर ना कर पाए। और जो राइट साइड गेट वॉल्व पे होता है वो आप एयर इनलेट वॉल्व लगाते हैं, जिससे कि जो भी एयर अगर आपको एंटर करानी है पाइप में तो आप एयर इनलेट के थ्रू करा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एयर रिलीफ वॉल्व लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है आप क्या प्रोवाइड करेंगे, एयर इनलेट वॉल्व। नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल्व आता है स्काउर, ड्रेन या ब्लो ऑफ वॉल्व। तो ये जो है वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज ये पाइप सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ तक जो है पाइप कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो इसका जो ये हमेशा वहाँ प्रोवाइड करते हैं जो सबसे ज़्यादा लोअर मोस्ट पॉइंट है इस पाइप का, जैसे ये लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर जो है हमेशा ड्रेन ऑफ वॉल्व यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर आपको वाटर को ड्रेन आउट करना है, एक्स्ट्रा निकालना है एक्स्ट्रा वाटर को, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वॉल्व्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं टू ड्रेन दी वाटर आउट ऑफ द पाइप सिस्टम, बाहर निकालने के लिए पाइप सिस्टम से वाटर को। दीज आर जनरली प्लेस्ड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट इन ऑर्डर टू एंश्योर द ग्रेविटी ड्रेनेज। तो ये एंश्योर करने के लिए, चेक करने के लिए कि प्रॉपर ग्रेविटी के थ्रू ड्रेनेज हो पा रहा है या नहीं, ठीक है, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है एयर वॉल्व्स। ये दो टाइप के होते हैं, एक एयर इनलेट, दूसरा एयर रिलीफ, ठीक है। तो एयर इनलेट मतलब क्या है कि जो एयर को इनलेट करे, इन करने दे। एयर रिलीफ मतलब है कि उसको आउट कर दे। तो दीज वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पाइप की सेफ्टी चेक करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा एयर प्रेशर बन जाएगा अंदर पाइप में तो फटने के चांसेस रह सकते हैं, तो एयर को एक्स्ट्रा बाहर निकालने के लिए। कुछ अगर एयर की कमी हो गई तो इन करने के लिए एयर इनलेट वॉल्व का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जहाँ पर आप गेट या स्लूइस वॉल्व प्रोवाइड करते हैं उसके लेफ्ट में एयर रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, उसके राइट में जो है एयर इनलेट वॉल्व प्रोवाइड करते हैं। These are generally placed at the summit points on either side of the gate valves. तो गेट वॉल्व्स हैं उनके दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न या रिफ्लक्स वॉल्व्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये वॉल्व कुछ इस टाइप के होते हैं कि सपोज ये रिजर्वायर है, तो यहाँ से ये जो वाटर है यहाँ पे सपोज पंप के थ्रू जो है आप दूसरी जगह या टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहीं पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये पंप है यहाँ पे कहीं लगा हुआ, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप ये उसको ऊपर डायरेक्शन में सपोज भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये रिटर्न वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व या रिफ्लक्स वॉल्व को लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि सपोज अगर ये वाटर जो है आपने ऊपर भेजा, ठीक है, सपोज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पहुँचाना है, तो वहाँ पे आप रिफ्लक्स वॉल्व लगा दिया कि इससे क्या हो कि ऊपर का वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना आ पाए, यानी यहाँ का वाटर इस डायरेक्शन में तो जाए बट ऊपर का वाटर अपोजिट डायरेक्शन में ना आए, तो नॉन रिटर्न यानी वापस नहीं आना चाहिए वो वाटर, तो वहाँ पर ये रिफ्लक्स वॉल्व में नॉन रिटर्न या चेक वॉल्व लगा देते हैं। तो दीज वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन। आप ये चेक करते हैं कि वाटर का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा, तो ये जनरली प्लेस्ड करते हैं ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंप, जहाँ पंप डिलीवर कर रहा है वहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर, जिससे कि वाटर का बैक फ्लो ना हो सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप रिफ्लक्स या चेक वॉल्व का यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।